हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप लोगों ने इंग्लिश का पेपर दे दिया है। आई होप आप लोगों का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और उसी सीरीज में आज मैं साइंस के पेपर के लिए एक चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो अब आज हम लाइफ प्रोसेस की वन शॉट में पूरी की पूरी एक स्टडी करेंगे। देखो बेटा, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ वर्क करती है हमारी बॉडी में, उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। मतलब लाइफ को मेंटेन करने के लिए जिन प्रोसेसेस की हमें ज़रूरत होती है वो सब किसके अंदर आती है? लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं लाइफ प्रोसेस की क्या है। ऑल द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मतलब कि जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है वो सब हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होती है। यहाँ पर हम 4 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। तो बेटा, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? देखो, न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा फूड को लेना, या फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, फूड को यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर न्यूट्रिशन का मतलब है फूड को, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है। सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, जो फूड हमने लिया है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे हम यूटिलाइज ऑफ फूड, क्योंकि उसका हम ब्रेक डाउन करवाएंगे तभी तो वो ऑक्सीजन हम यूज कर पाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस आती है तो जो फूड होता है उसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है। देन यहाँ पर हम बात करते हैं फिर ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो हमने फूड खाया, फिर हमने उसको यूटिलाइज किया, और जो फूड हमने यूटिलाइज किया है वो बॉडी के एक ऑर्गन से या एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे पहुंचाने के लिए एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है या लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसके द्वारा ये काम होता है। तो यहां पर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे फोर्थ प्रोसेस की जिसका नाम है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन में क्या होगा, वेस्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं, बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल आउट टू या आउट ऑफ द बॉडी, आउट टू बॉडी कर देते हैं। ठीक है बेटा, इन चारों प्रोसेस को करवाने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप का सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है, और एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होती है। सेकेंड हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू होता है, और एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, अब एक टर्म आती है बेटा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बेटा या तो चीजों का ऐड होना या चीजों का टूटना। तो यहां पर देखो डेफिनेशन देखते हैं पहले, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग बॉडी इज नोन एज इट्स मेटाबॉलिज्म। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या लिविंग की जो बॉडी होती है वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शंस क्या करती है बेटा, मतलब इन केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा, या तो चीजें टूटेंगी या चीजें जुड़ेंगी। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो बेटा एनाबॉलिज्म की बात करें पहले, तो यहां पर क्या होगा, चीजें ऐड होगी। ठीक है। लाइक A प्लस बी इक्वल्स टू AB। ठीक है। यहाँ पर चीजों का एडिशन हुआ जिसमें हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, क्योंकि CO2 और H2O मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं, लाइट और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। तो यहाँ पर चीजों का एडिशन हुआ, इसीलिए हमने फोटोसिंथेसिस
डाल दिया इसका एग्जाम्पल। ऐसे ही हम कैटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चीजें टूटेगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ब्रेक डाउन, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ चीजों का। और यहाँ पर कैसे होगा, ए बी जो यहाँ पर बना था, मान लो ए बी डिवाइड होता है ए प्लस बी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम एग्जांपल लेते हैं बेटा रेस्पिरेशन, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, जब ऑक्सीजन हम लेंगे, फूड तो हमने खा लिया, लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो फूड क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, उसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर रेस्पिरेशन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूट्रिशन। अब हम फर्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं बेटा, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। ये है हमारी फर्स्ट प्रोसेस। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमारी बॉडी को, जैसे मान लो हम कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइक हम वॉकिंग कर रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। हम एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, और उस एनर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, न्यूट्रिशन से मिल रही है। जो खाना हमने खाया, जो फूड हमने लिया, वहां से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी का यूटिलाइज करके हम हमारी पूरी की पूरी लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसिस प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. हम एनर्जी को लेने के लिए हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं, लाइक प्रोटीन, फैट्स, ये सब हम चीजें खाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ज्यादा एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। कैसे लेंगे, देखो सम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा, यूजिंग सिंपल फूड, वो क्या करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल को यूज करते हैं और ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, CO2 और H2O की फॉर्म में उस फूड को, उस इनऑर्गेनिक सोर्स को यूज करके अपना फूड बना रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बेटा ऑटोट्रॉफ्स। जो खुद का फूड खुद बनाए उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, मतलब कि ये खुद का फूड जो होता है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म और पढ़ेंगे हम जिसका नाम है हेटेरोट्रॉफ, और उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर खुद का फूड खुद बना रहे थे जो ऑर्गेनिज्म, वहां पर हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर, ऑटोट्रॉफ्स पर, ठीक है। तो अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज, अब हम अदर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो वो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। मतलब यहाँ पर बात की बेटा, पहले तो क्या किया, सिंपल फूड के लिए, मतलब सिंपल फूड मटेरियल उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने फूड बनाया, लेकिन यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज करके अपना फूड बनाएंगे, ठीक है। और वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड टू फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और ये सब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। देखो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट के रूप में एंजाइम को यूज करते हैं। बायोकैटलिस्ट या एंजाइम क्या होते हैं बेटा, ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। अभी आगे देखेंगे हम कैसे। द हेटेरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। मैंने बोला था अभी कि जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। इनमें कौन कौन से एनिमल्स आ जाएंगे हमारे,
फंजाई आ जाएगी और कुछ कुछ एनिमल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं बेटा। देखो बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा दो टाइप का हो जाएगा। फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक और सेकंड हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक भी क्या है बेटा, हमारा दो टाइप का है। कौन कौन सा होगा ऑटोट्रॉफिक में? फोटो ऑटोट्रॉफिक होगा और कीमो ऑटोट्रॉफिक होगा। ऐसे ही हम जब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक की, तो हम यहाँ पर तीन टाइप का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक में। एक तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेप्रोफाइटिक, सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे पैरासाइटिक और थर्ड हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, होलोजोइक। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। सेल्फ, जो खुद का फूड खुद बनाए उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक जो डिपेंड होते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर या अदर ऑटोट्रॉफ पर, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी करके ये हमेशा ऑटोट्रॉफिक पर ही डिपेंडेंट होंगे। हेटेरोट्रॉफिक जो होते हैं बेटा कार्निवोर होते हैं, हर्बीवोर भी होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स जिनको हम बोलते हैं वो सब हेटेरोट्रॉफिक आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे क्या है, प्रोड्यूसर होते हैं। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑटोट्रॉफिक हम बात करें तो दो टाइप का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा बेटा, जो अपना फूड बनाएंगे किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो उसको हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफिक की हम बात करें तो ये केमिकल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो इनको हम कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ऐसे ही जब हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक की, तो ये तीन टाइप के होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं बेटा, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो होता है उस पर अपना फीड करते हैं। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर फीड करते हैं। लाइक ये फूड पार्टिकल है पूरा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो आएंगे और फीड करेंगे, लाइक अपने एंजाइम्स को यहाँ पर डालेंगे, तो ये जो फूड होगा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर में चेंज हो जाएगा और इस सिंपलर फूड को ये क्या कर लेते हैं, एंगल्स कर लेते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। उसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, लाइक मॉस्किटो की हम बात करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और अपना न्यूट्रिशन फिर भी ले लेते हैं। ठीक है, लाइक जो मॉस्किटो होता है हमारा, वो क्या करता है, हमारी बॉडी पर आकर सक करता है, लाइस ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी पर आकर फीड करते हैं, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं शॉर्ट टर्म में तो। लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर ये हमें बहुत टाइम तक अगर ये हमें ऐसे ही खाते रहेंगे तो हम मर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैरासिटिक में क्या हो जाएगा, मॉस्किटो आ जाएगा। और होलोजोइक में क्या होगा बेटा, ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। लाइक जैसे कि होलोजोइक में हम बात करें एनिमल्स की, अमीबा की, ठीक है, ये क्या करते हैं, पहले फूड को खाते हैं, इंजेशन। ठीक है, फूड को खाना इज कॉल्ड इंजेशन। फिर इंजेशन के बाद ये करेंगे डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर असिमिलेशन और देन इजेशन। फिर ये बॉडी के थ्रू बाहर, बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लो बेटा। ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ये खुद का फूड खुद बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये CO2 कहाँ से ले रहे हैं, एनवायरमेंट से ले रहे हैं। उसके बाद ये वाटर जो लेंगे वो रूट से लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ये फूड बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बना, तो अब क्या होगा, जो बचा हुआ है उसमें से 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेगा हमें, और O2 तो ये प्रोड्यूस करते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे और हमारे साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे। ऐसे ही जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक के दोनों पार्ट्स की, तो यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा और कीमो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। इनका एग्जाम्पल यहाँ पर हम ऑल ग्रीन प्लांट्स ले लेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक का, और साइनोबैक्टीरिया ले लेंगे। ऐसे ही कीमो ऑटोट्रॉफिक का हम नॉन ग्रीन एल्गी या नॉन ग्रीन बैक्टीरिया ले लेंगे और सल्फर बैक्टीरिया ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा खत्म होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देन हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब, अच्छा एक एनसीईआरटी ने ना एक तुम्हारी क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ दे रखा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ।
तो यहाँ पर बताया है कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो कैसे कैसे फूड को लेते हैं या फिर कैसे फूड बनाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ये तो हमारा लीफ का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं फ्लोएम और जाइलम, वो फूड का और वाटर का कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अब वेन्स होती है, देखो इस वाले पार्ट का हम यहाँ पर पूरा का पूरा सेक्शन काट के देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा, ये इसके ऊपर जो हमारे अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होती है, जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है, ये इसकी अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस पर क्या होगा बेटा, एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो ये क्या करती है, चीजों को अंदर बाहर होने के लिए प्रिवेंट करती है, ठीक है। और जो लोअर एपिडर्मिस होती है वहां पर स्टोमेटल पोर्स ज्यादा मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैक्सी लेयर प्रेजेंट नहीं है। तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल लेयर, और उसके बाद हमारे मिल जाएगी अपर एपिडर्मिस। देन उसके बाद ये जो पिलर लाइक सेल्स है इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बीच बीच में ये एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, और ये यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, गर्ड सेल्स आ जाएगी जिनमें स्टोमेटल पोर होते हैं, ठीक है, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, एनसीईआरटी ने 3 लाइनें आपको दे रखी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्ब की जाएगी लाइट एनर्जी को किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल के अंदर, मतलब क्लोरोप्लास्ट हमेशा क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये जो पिलर लाइक सेल्स है यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो एनर्जी इसने ली है, जो लाइट एनर्जी इसने ली है उसको ये चेंज करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिट करता है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसको क्या करता है, उसको तोड़ देता है वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में। देन यहाँ पर थर्ड लाइन दी गई है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। देखो यहाँ पर तो क्या होगा बेटा, वाटर प्लस CO2 मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर फूड बनाएंगे, ठीक है, ग्लूकोज बनाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गई हमारी, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है ये वाली रिएक्शन, तो इसको हम लाइट रिएक्शन बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, डार्क रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड्स का, ठीक है, तो यहाँ पर डार्क रिएक्शन होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर स्टोमेटल पोर, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होगी बेटा, देखो जब यहाँ पर क्या होगा, ये चीजों को अंदर बाहर करेंगे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने क्या किया, CO2, इनको क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, एनवायरमेंट से CO2 अंदर लेते हैं और O2 को बाहर छोड़ते हैं। तो ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं कौन, स्टोमेटा। हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। ये स्टोमेटा जो है, ये वाला स्टोमेटा जो हम देख रहे हैं ये हमारा ओपन स्टोमेटा है और ये वाला हमारा क्लोज स्टोमेटा है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम चलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा बेटा, द वर्ड हेटेरोज, हेटेरोज का मतलब होता है अदर, किसी और पर, ठीक है, डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे, नॉन ग्रीन बैक्टीरिया, एनिमल्स, फंगस, ये सब क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ठीक है। ये पूरा यही सब लिखा हुआ है कि ये क्या करते हैं, एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड हेंस जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उनका जो बनाया हुआ फूड है वो किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है बेटा, हेटेरोट्रॉफ्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेटा यहाँ पर मैंने बात की थी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है हमारा। फर्स्ट बात की थी हमने सैप्रोफिटिक की, सेकंड हमने पैरासिटिक की, और थर्ड हमने होलोजोइक की बात की थी। तो यहाँ पर देखो बेटा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होगा वो कौन कौन करेगा, बैक्टीरिया और फंजाई करेंगे। ये क्या करते हैं बेटा, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, डेड एंड डिकिंग मटेरियल पर जाकर फीड करते हैं, अपनी एंजाइम्स को वहां पे प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो फूड क्या होता है, बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इनके पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए
इनका जो पूरा का पूरा डाइजेशन होगा वो बॉडी के बाहर होगा, लेकिन होलोजोइक में क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइस और कस्क्यूटा का एग्जाम्पल लेते हैं हम। लाइस और कस्क्यूटा क्या करते हैं बेटा, किसी भी चीज से चिपक कर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लाइक मैंने मॉस्किटो की मैंने बात की थी पिछले स्लाइड पर, तो वहां पर क्या बताया था मैंने कि जो मॉस्किटो होता है वो हमारी बॉडी से ब्लड को सक करता है लेकिन हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। वैसे ही यहाँ पर लाइस और कस्क्यूटा होते हैं। देन हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो मैन, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड एंड अमीबा में क्या मिलता है, हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है। वो देखते हैं हम कैसे। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट होता है। हम हमारी बात करेंगे तो हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसकी माउथ की जो ओपनिंग होती है, माउथ जो होता है वो ओपनिंग होती है उसकी, और एनस उसकी लास्ट पार्ट होता है। वो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है जहां पे हमारा न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें अपन तो द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस या एंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एंटायर बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन होगा, लेकिन हम बात करेंगे हमारी या जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बात करते हैं तो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी की बात करेंगे, ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजेस डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। उनके पास हर स्पेशलाइज्ड मतलब हर फंक्शन के लिए हर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। देखो बेटा, प्लांट का न्यूट्रिशन हमारा खत्म हो चुका है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एनिमल के न्यूट्रिशन की, जिनमें कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा था हमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन सा न्यूट्रिशन मिलेगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलेगा। बेटा देखो, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। ऐसे एनिमल्स जो नेचर में हेटेरोट्रॉफिक होते हैं हम उनको बोलते हैं क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। या मतलब इन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, जो एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं नेचर में, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं किस पर, जो खुद का फूड खुद बनाते हैं उन पर, तो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट है ये। उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें तो ये फॉलोइंग स्टेप्स में कंसिस्ट होता है। लाइक हम यहाँ पर बात करेंगे इंजेशन की, डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, असिमिलेशन की और इजेशन की। बेटा यहाँ पे दो टर्म आती है, इंजेशन और इजेशन। इंजेशन और इजेशन में कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड और इजेशन का मतलब होता है एक्सक्रीट ऑफ वेस्ट मटीरियल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन की। इंजेशन में क्या होगा बेटा, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इसको हम बोलते हैं इंजेशन। सेकंड यहाँ पर हम बात करेंगे डाइजेशन, जो फूड हमने इनटेक किया है उसको अब हम ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम सिंपलर या स्मॉलेस्ट या सॉल्युबल फॉर्म में उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की। जो फूड हमने कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में चेंज किया था अब उसको हमारी बॉडी के थ्रू क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो चीजें हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है उनको हम क्या कर लेते हैं, हमारी बॉडी उनको क्या कर लेती है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है टेकिंग अप ऑफ द डाइजेस्टेड फूड थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल टू ब्लड और बॉडी फ्लूइड। ब्लड और बॉडी फ्लूइड के थ्रू उस पूरे के पूरे फूड को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है, के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे असिमिलेशन की। इन दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब्ड फूड क्या करवाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, सेल्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब बात करते हैं इजेशन की, तो इजेशन में क्या होगा बेटा, द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड मैटर, अब जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है जिसको हम अनडाइजेस्टेड मैटर बोल रहे हैं उसको हम एक्सपर्ड करेंगे या बाहर निकाल देंगे बॉडी के। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा,
एनसीईआरटी में तुम्हारे एक एग्जाम्पल दे रखा है अमीबा में न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये अमीबा की जनरल बॉडी सरफेस है, ये अमीबा की जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करवाया जाता है बेटा, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। और इस फैगोसाइटोसिस को करवाने के लिए इसकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो क्या करेगा, फूड को ऐसे कैप्चर करेगा, और जैसे ही वो कैप्चर करता है फूड को, वहां पर एक फूड वैक्यूल बन जाती है, और उस फूड वैक्यूल में सब कुछ होता है, वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, न्यूट्रिशन वगैरह सभी चीजें उस फूड वैक्यूल में होती है, किसमें, अमीबा में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फूड पार्टिकल है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर क्या किया, जनरल बॉडी सरफेस से क्या कर रही है, अभी देखो ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर रही है। स्यूडोपोडिया क्या करेगा, इस फूड को अंदर ले लेगा, जैसे ही फूड अंदर जाएगा तो यहाँ पर ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये जो फूड पार्टिकल है उसकी तरफ चारों तरफ क्या आ जाती है, अमीबा की पूरी बॉडी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये फूड को अंदर ले लेगा, और जैसे ही फूड को अंदर लेगा इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और एक टर्म आती है बेटा पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। बेटा फैगोसाइटोसिस में तो क्या हुआ, सॉलिड वेस्ट लिया अंदर, कौन सा वेस्ट लिया, सॉरी सॉलिड फूड लिया, वेस्ट नहीं फूड, ठीक है। सॉलिड फूड को हम लेंगे तो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। लेकिन जब हम जब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिक्विड फूड को अंदर लें, लिक्विड फूड को लें, तो उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम पैरामीशियम में। पैरामीशियम में क्या होगा बेटा, जैसे अमीबा में वहां पर क्या हो रहा था, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी एंटायर बॉडी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया, जो इसको मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। यहां पर वहां पर तो कोई भी स्पेसिफिक स्पॉट नहीं था, यहां पर क्या होता है बेटा, एक स्पेसिफिक स्पॉट मिलता है इसकी बॉडी में, जिसकी वजह से ये फूड को इंटेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। देखो एनिमल्स में भी अब ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन बीइंग की न्यूट्रिशन के लिए मैंने बोला था बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, ठीक है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री किनाल आती है पूरी की पूरी, जिसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं माउथ, और उसकी एंडिंग पार्ट को हम बोलते हैं एनस, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्री किनाल की। तो देखो बेटा सबसे पहले आता है हमारा माउथ, फिर आएगी हमारी टंग, फिर आएगा हमारा ईसोफेगस। इस ईसोफेगस में क्या होता है बेटा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है जो फूड को धक्का देने के काम आता है, क्योंकि वो फूड को क्या कर रहा है, जो बोलस हमने लिया है उसको यहाँ ना फंसाकर वो उस फूड के बोलस को स्टमक तक पहुंचाता है, ठीक है। किसके थ्रू, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू। तो हमने फूड खाया माउथ में, फिर वो गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से वो कहाँ जाएगा, डायाफ्राम के नीचे जो हमारा स्टमक प्रेजेंट है वहां पर जाएगा, स्टमक से फिर वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो एनएस में चला जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्री किनाल के पार्ट है। स्टमक आ गया, ये जे शेप्ड होता है हमारा स्टमक। उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, और लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ये लिवर, पैनक्रियाज, बाइल डक्ट, ये तो सब सिक्रीशन करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे कैसे क्या सिक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा डायाफ्राम है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी होती है उसको सेपरेट करने का काम करता है हमारा डायाफ्राम। उसके बाद ये हमारा अपेंडिक्स है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अपेंडिक्स में जाकर इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। देखो बेटा एलिमेंट्री किनाल का यहाँ पर पहले हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री किनाल, और सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो बेटा एलिमेंट्री किनाल की हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पे होते हैं माउथ और बक्कल कैविटी। माउथ के बाद हमारी जो पूरी की पूरी ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी जिसको हम बोल रहे हैं, वहां पर 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है हमारी बक्कल कैविटी। फर्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पर पैलेट, सेकंड हमारा आ जाएगा टंग, थर्ड हमारा आ जाएगा टीथ।
देखो बेटा, पैलेट जो होते हैं हमारी बॉडी में दो होते हैं, ठीक है। एक तो हार्ड पैलेट जो आगे की तरफ होगा, एक सॉफ्ट पैलेट जो पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैलेट दो टाइप के हो गए, एक टंग हो गई और टीथ। टीथ, टंग और पैलेट मिलकर हमारी ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमारी एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है, बक्कल कैविटी की जो ओपनिंग होती है वो हमारी होती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स की ओपनिंग होती है ईसोफेगस में, ईसोफेगस की ओपनिंग होती है स्टमक में। स्टमक को हम फिर से तीन चार पार्ट्स में पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। पायलोरिक, फंडस, बॉडी, सॉरी कार्डियक, फंडस, बॉडी और पायलोरिक, ठीक है। हार्ट के पास है इसलिए ऊपर की जो ओपनिंग होती है इसकी हार्ट के पास होती है, इसीलिए हम इसको कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे पायलोरिक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इंटेस्टाइन आ जाएगी। तो इंटेस्टाइन में भी हम दो टाइप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो देखो बेटा, जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, सबसे ज्यादा फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट से होता है, ठीक है। उसके बाद जेजुनम और इलियम में चला जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। उसके बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं बेटा, सीकम, कॉलन और रेक्टम। और कॉलन भी हमारे तीन टाइप के होते हैं, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। हम आगे देखेंगे। देखो, अब आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। ये सब तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स थे। अब ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, इनका सिक्रीशन होता है एलिमेंट्री कैनाल पर, जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड आ जाएगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड आ जाएगी, लीवर आ जाएगी और पैंक्रियाज आ जाएगी। देखो बेटा, हम बात करें सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड की, तो क्या होगा, माउथ में जो हमारा यहाँ पर माउथ में हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ से जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर हमारी कौन सी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, सलाइवरी ग्लैंड, जो फूड में सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो बोलस बनता है और वो बोलस फिर कहाँ जाएगा, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएगा। फिर स्टमक की बात करेंगे तो वहां पर हमारी आ जाएगी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ जाएगी, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगी। ये हमारा स्टमक होता है, ठीक है। ये स्टमक है, ये इसका कार्डियक है, ये इसका पायलोरिक है, ये इसका फंडस है और इसकी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है, ये म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जो इसको इस फंडस से सिक्रीट होते हुए HCl से प्रिवेंट करने का काम करती है। ये HCl जब सिक्रीट होता है तो फूड पर जाकर गिरता है और वहां से फूड का क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, फूड टूटने लग जाता है, ठीक है। और ऐसे ही लीवर और पैंक्रियाज का जो सिक्रेशन होगा वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, फर्स्ट हम पढ़ते हैं माउथ। माउथ में क्या होता है बेटा, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का, जो टीथ होते हैं हमारे वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं फूड की, ठीक है। उसके बाद वहां पर क्या होगा बेटा, सलाइवरी ग्लैंड की द्वारा सलाइवा सिक्रीट किया जाएगा और सलाइवा जो होगा उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। वो कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज करता है ग्लूकोज में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को चेंज करता है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक में क्या होगा बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, लाइक HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, उसके बाद हमारा म्यूकस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा, लिवर फर्स्ट, पैंक्रियाज सेकंड, स्टमक थर्ड। इन तीनों का सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, इस पूरे के पूरे सिक्रीशन को एब्जॉर्ब करेगी, जिसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पर डाइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज और टूथ डिके यूजिंग ग्रेजुअल सॉफ्ट। देखो बेटा, इस पूरे की पूरी का मैं बताती हूँ, NCERT की लाइन्स है। डेंटल कैरीज में क्या होता है बेटा, हमारे जो टीथ होते हैं उनके ऊपर एनामल की एक सॉफ्ट लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। लाइक हमने फूड खाया, ठीक है, फूड खाते ही क्या होता है, हम लोग कभी कभी ब्रश नहीं करते हैं, हम सो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, फूड खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, ताकि जो ग्लूकोज हमारे टीथ में फंस कर रह गया है उस ग्लूकोज के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिजम्स आकर ग्रो ना करें। अगर वो ग्लूकोज रह गया तो ऑर्गेनिज्म आकर ग्रो करेंगे और आपके टीथ में कैविटी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो ये यही सब लिखा हुआ है, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। बैक्टीरिया क्या होते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो टीथ को येलो कर देते हैं, ठीक है। और फिर वहां पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, इन्फेक्शंस होंगे। तो इन सबसे प्रिवेंट होने के लिए हमें क्या करना है, ब्रश करना है रोजाना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखी है एनसीईआरटी ने, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट दे रखा है, विलाई और माइक्रोविलाई दे रखी है, मैंने पहले भी बताया है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है वो क्या करता है, ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ईसोफेगस है तो इसको ये क्या कर देगा, ऐसे जहां जहां फूड जाएगा ये ऐसे कर देगा इसको, ताकि ये फूड को नीचे स्टमक तक पहुंचाने में इजियर बना दे, ठीक है। उसके बाद विलाई और माइक्रोविलाई की बात करें तो ये यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से फूड पर ज्यादा सिक्रीशन होगा एंजाइम का, और जब ज्यादा सिक्रीशन होता है एंजाइम का तो फूड उतना ज्यादा डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड हेल्प करते हैं ये एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम कुछ एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं आपके न्यूट्रिशन की प्रोसेस के बाद। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? बेटा यहाँ पे बोला गया है why is diffusion insufficient, जो डिफ्यूजन होता है वो इनसफिशिएंट क्यों होता है मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ह्यूमंस हो गए, ठीक है, इनकी बॉडी की जो डिजाइन होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, बहुत टिपिकल डिजाइन होती है इनकी बॉडी की। तो यहाँ पर क्या होगा, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अनलाइक unicellular organisms, multicellular cells are not in direct contact with the outside of environment। इसीलिए हमारी बॉडी के लिए अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एंटायर जनरल बॉडी सरफेस से ही सारे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एनी विजिबल मूवमेंट जो होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो क्या होता है, नहीं दिखता, कुछ भी शो नहीं होता, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में शो होता है बेटा। मैं यहाँ से यहाँ चल के आ रही हूँ ना तो ये दिख रहा है आपको, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनकी मूवमेंट का पता ही नहीं चलता, ठीक है। और ब्रीदिंग का, इनका सबका किसी का भी पता नहीं चलता। जनरली यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज alive or not. However, living organisms can also have movements which are not visible to the naked eyes। हम उनको ऐसे ही नहीं देख सकते, अंडर माइक्रोस्कोप हम उनका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। Therefore, the presence of life processes is a fundamental criteria या criterion that can be used to decide whether something is alive or not, ठीक है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, नेक्ड आइज से उनको नहीं देख सकते। What are outside raw materials used for by an organisms? यहाँ पर पूछा गया आउटसाइड रॉ मटेरियल जो होगा यूज किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा एंड फूड हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल्स है एक्सटर्नल रॉ मटेरियल के जो यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। प्लांट ऑब्टेन करता है देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द environment in the form of carbon dioxide, water and sunlight की presence में, ठीक है। These are used to synthesize their food in the presence of chlorophyll, a green color pigment, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है बेटा, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट, What process would you consider essential for maintaining life? तो यहाँ पर आ जाएगा मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ। ये सब क्या होते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होते हैं या असेंशियल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मैंने बोला था ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा, दे प्रिपेयर ऑन फूड, यहाँ पर क्या होगा हेटेरोट्रॉफिक, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स।
उसके बाद बस यहाँ पर बोला गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा इनका, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स में, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू कॉम्प्लेक्स को ही सिंपलर में चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरत है, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की और वाटर की। सनलाइट तो कहाँ से मिलेगी, एनवायरमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड भी एनवायरमेंट से, लेकिन जो क्लोरोफिल है वो प्लांट में प्रेजेंट होती है, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। और वाटर कहाँ से मिलेगा, इनको रूट से मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल को यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक, क्योंकि बेटा जो एसिड्स होते हैं वो हमारे स्टमक में क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। देखो हाइड्रोक्लोरिक, लाइक HCl जो है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक्स डाउन द फूड एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्प्लिट अप द प्रोटीन्स। द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया। और ये जो हमारी बॉडी में माउथ के थ्रू जो भी बैक्टीरियाज गए हैं हमारी स्टमक में, उनको वहीं पर मार देगा। ठीक है, चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के, यहां पर क्या होगा बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या करता है, ये हेल्प करता है केमिकल डाइजेशन में। फूड बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर वन में चेंज कर देगा और these simpler molecules can be easily absorbed by the blood and thus transported to all the cells in the body। ठीक है, और वो पूरा का पूरा बॉडी की सेल्स तक चला जाता है या उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। देखो बेटा, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजाइन की बात की गई है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होती है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं अपने, पहले मान लो ये इतना था सरफेस एरिया, जब अगर हम इसी को ऐसे कॉइल्ड करके ऐसे कर देंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक हो गया, पहले ये सिर्फ इतना ही था लेकिन अभी पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो सरफेस एरिया को क्या किया इन्होंने, इंक्रीज किया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से एंजाइम्स का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंजाइम्स आकर अटैक करेंगे उस फूड पर। जैसे ही एंजाइम्स गिरेंगे उस फूड पर तो यहाँ पर वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजाइन है वो ऐसी है। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है पूरा का पूरा डाइजेस्टेड फूड। ये तो हो गया बेटा हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट। अब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया, अब रेस्पिरेशन की बात करेंगे। बेटा रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जो फूड हमने लिया है, जो फूड हमने खाया है, जो फूड हमने इंटेक किया है, उसका अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग गैसेस एक्सचेंज एंड ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड, द प्रोसेस बाय विच असिमिलेट
food is oxidized and energy is released is called respiration। जो food हमने खाया है उसका हम यूटिलाइज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज की जाएगी, ठीक है, बॉडी के थ्रू। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो फूड हमने खाया है किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की या स्टार्च की फॉर्म में खाया है, तो यहाँ पर हम ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, ठीक है। जैसे ही C6H12O6 से ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट होगा ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी जैसे ही फूड की ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे CO2 रिलीज होगी और H2O के जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी मिलेंगे हमें और एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितनी ATP एनर्जी मिलेगी, क्योंकि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 38 ATP मिलेगी और एनारोबिक हुआ तो 2 ATP मिलेगी, ठीक है। ATP का मतलब होता है करेंसी ऑफ द सेल और ATP को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो बेटा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत डिफरेंस होते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हम गैसेस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है, उसका हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन रेस्पिरेशन की जब हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करवाती है, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। बट यहाँ पर हम ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो क्या होगा बेटा, ब्रीदिंग में ये एक फिजिकल फिनोमिना है जिसमें हमने क्या लिया, गैसेस को लिया और बाहर निकाला, ये हमारा फिजिकल फिनोमिना हो गया। लेकिन यहाँ पर ये हमारा कौन सा है, बायोकेमिकल, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल तक जो हमारी पूरी की पूरी जो हमने ऑक्सीजन ली है उसको सेल तक लेके जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर चेंजेस होंगे ना कुछ। और ब्रीदिंग में क्या होगा, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। वहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे हम ब्रीदिंग को, क्योंकि वो क्या करता है, सेल तक जाता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे लंग्स तक जाकर वापस बाहर आ जाता है, सेल तक तो वो गया ही नहीं, उसका यूटिलाइजेशन तो किया ही नहीं हमने। लेकिन इंट्रा सेलुलर होता है ये हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर ब्रीदिंग में, जब अगर कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही तो यहाँ पर कोई एंजाइम्स भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे ना, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, मतलब बहुत सारे टाइप्स, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप का रेस्पिरेशन होता है। लाइक देखो, mechanism of respiration vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and levels of organization। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें हम तो फर्स्ट टाइप है सेल सरफेस रेस्पिरेशन, जो जनरल बॉडी सरफेस पे होगा, जो अमीबा और पैरामीशियम शो करेंगे। देन सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रैकियल रेस्पिरेशन, जो ट्रैकिया के द्वारा होगा, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, जो ट्रैकिया के द्वारा, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन हमारा गिल्स के थ्रू होगा बेटा, जो एक्वेटिक एनिमल सच एज फिशेज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की, जो स्किन के थ्रू होगा, फ्रॉग में प्रेजेंट होगा। पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स में भी मिलता है। और बक्कल रेस्पिरेशन की बात करें तो बक्कल कैविटी से होगा और फ्रॉग में होगा, ठीक है, फ्रॉग शो करेगा इसको। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो बेटा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे तो दो टाइप का हमारा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हमारा रेस्पिरेशन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of ऑक्सीजन, तो हम उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इन मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स use the molecule oxygen and release of carbon dioxide simultaneously। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके द्वारा साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है और CO2 को बाहर रिमूव किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है।
Such a respiration is called aerobic respiration. The organisms which carry on aerobic respiration are termed as aerobes. और ऐसे organisms को हम बोलते हैं aerobes. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जो फूड है उसका ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में, तो पायरुविक एसिड बनेगा। और पायरुविक एसिड क्या होता है जो बनेगा, पायरुविक एसिड वो इन प्रेजेंस ऑफ O2, क्रैब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही होती है वहां पर क्या करेगा, ये 6 मॉलिक्यूल तो CO2 के बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल वाटर के बनाएगा, और ATP रिलीज करता है या ATP स्टोर करके रखता है, कितनी 38 ATP। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP, ये याद कर लेना, क्वेश्चन आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी रिलीज की जाती है। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो दो ATP रिलीज की जाएगी। यहाँ पर लिख लो, 2 ATP रिलीज की जा रही है, और ये इन द एब्सेंस ऑफ O2 की एब्सेंस में यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। देखो, इन सम ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन may or may not produce carbon dioxide and does not utilize molecular oxygen. For example हम बात करेंगे यहाँ पे yeast की, ठीक है, ऑक्सीडाइज ग्लूकोज की टू, यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो yeast होगा वो अपना न्यूट्रिशन जब वो रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, तो वो वहां पर क्या करता है, वो वहां पर ये यहाँ पर O2 की प्रेजेंस में नहीं हो रहा, ये O2 की एब्सेंस में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, इथेनॉल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होगा किसमें, इथेनॉल में। इथेनॉल CO2, 2 मॉलिक्यूल तो यहाँ पर CO2 के बनेंगे, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी 2 ATP। ठीक है, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ releasing energy without the use of oxygen is called anaerobic respiration. ठीक है, it is also termed fermentation, इसको हम fermentation भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, पायरुवेट बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स या 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेंगे और एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर यीस्ट होगा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा, इथेनॉल बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और एनर्जी बनेगी कितनी, 2 ATP। और फिर हम बात करेंगे लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, जब हम बहुत ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, या फिर वेरियस एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगी और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। वैसे ही हम बात करेंगे जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और 38 ATP यहाँ पर रिलीज होगी हमारी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात करें तो बेटा ब्रीदिंग मैकेनिज्म में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो चीजें होती है। ठीक है, इनहेलेशन का मतलब मैंने ब्रीथ किया, ठीक है, इनहेल किया हमने गैसेस को, तो उसको हम इनहेलेशन बोल देते हैं, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं या गैसेस को बाहर निकालते हैं तो हम उसको एक्सहेलेशन बोल देते हैं। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं बेटा तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ये जो रिब्स है, जो रिब केज है वो कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, और जो हमारा डायाफ्राम है वो फ्लैट हो गया है, ये फ्लैट हो गया है हमारा डायाफ्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, चेस्ट कैविटी बिकम बिगर, एयर इज सक्ड इनटू लंग्स। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जैसे ही ली या गैसेस जैसे ही ली तो यहाँ पर हमारा जो रिब केज है वो आउटवर्ड और जो हमारा डायाफ्राम है वो डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सेलेशन करेंगे तो जस्ट उल्टा होगा, तो हमारा जो रिब केज है वो वापस कहाँ गया, अंदर की तरफ गया। ठीक है, अंदर की तरफ मूव किया, और जो हमारा डायाफ्राम है ये देखो, डायाफ्राम क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। ठीक है, डायाफ्राम अपवर्ड हो गया, फ्लैट नहीं रहा, अपवर्ड हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा तुम्हारी एनसीईआरटी ने एक टर्म दे रखी है ATP। ठीक है,
एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है, और एटीपी इज अ करेंसी ऑफ द सेल। जैसे कि हमारे इंडिया में इंडियन करेंसी है रुपीज, वैसे ही यहाँ पर सेल की जो करेंसी होगी वो एटीपी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, मोस्ट सेलुलर process, the energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate। तो यहाँ पर ADP और phosphate क्या होगा, ADP यहाँ पर ATP फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है यहाँ पर इन द सेल, then use this ATP to drive the reactions when the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent या equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms। ठीक है, much faster होती है। Fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood। ठीक है, ब्लड के द्वारा टेकअप की कर ली जाती है। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो यूज करते हैं ऑक्सीजन को इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेयर से रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन को यूज करेंगे। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, टेक्स प्लेस फ्रॉम लीव्स, स्टेम और रूट्स में होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज की बात करें हम तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीफ होगा। रूट की बात करेंगे हम तो रूट हेयर्स के थ्रू होगा, स्टेम की बात करेंगे तो लेंटिसेल्स के थ्रू होगा, और लीव्स की बात करेंगे तो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स की। तो एक पैसेज यहाँ पर पूरा का पूरा एक पाथ जो है वो फॉलो करते हैं हम। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं वहां से हम क्या लेंगे बेटा, ऑक्सीजन लेंगे या हम एयर को लेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। उसके बाद उसको हम पहुंचाते हैं नेसल पैसेज में। ठीक है, फिर नेसल पैसेज से हम उसको पहुंचाएंगे फेरिंग्स में, फिर ग्लॉटिस को क्रॉस करते हुए वो कहाँ जाएगा, लैरिंग्स में, और लैरिंग्स से फिर वो जाता है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में। ठीक है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकाई में। ये एक सेकेंड, ट्रैकिया हमारा डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, और उसके बाद ये जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड हो जाएंगे ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद ये लंग्स में, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में जाकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर एल्वियोलाई में छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, यहाँ एल्वियोलर सैक हम जिनको बोलते हैं। यहाँ पर ये ब्लड रिच होते हैं, इनमें बहुत सारा ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पूरा का पूरा पाथ क्या किया, फॉलो किया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर एल्वियोलाई तक। वैसे ही सेम जब हम CO2 को बाहर निकालते हैं तो यही पाथ उल्टा हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा बेटा, मैंने बोला था ये नेसल पैसेज है। ठीक है, उसके बाद माउथ कैविटी आ जाएगी, फेरिंग्स आ जाएंगे, लैरिंग्स आ जाएंगे, ये हमारी ट्रैकिया है। ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, कार्टिलेज रिंग्स होती है यहाँ पर, मतलब सी शेप्ड रिंग्स होती है जो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती है जो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं जिनको हम। उसके बाद ये हमारे लंग्स है जो रिबकेज के थ्रू क्या है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अदरवाइज फट जाएंगे ये। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारे लंग्स करते हैं। ठीक है, ये हमारे रिब्स हैं। ठीक है,
और उसके बाद ये हमारे ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स या एल्वियोलर सैक है, ये हमारा पूरा का पूरा डायाफ्राम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नोट लगा के एनसीईआरटी ने देखो बेटा एक चीज दी है, यूजिंग टोबैको, टोबैको यूज नहीं करना चाहिए, लाइक सिगर, सिगरेट्स, बीडीज, हुक्का, गुटखा एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल करते हैं। ये क्या करते हैं, कैंसर करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। टोबैको जो होता है बहुत ज्यादा क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर माउथ एंड लंग कैंसर। ठीक है, तो कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टंग यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड क्या होगा, एक तो टंग, लंग्स, हार्ट और लिवर, ये चार चीजें क्या होती है बेटा, मोस्टली इफेक्टेड होती है। किसके थ्रू, किसके थ्रू बोलो, टोबैको के थ्रू। स्मोकलेस टोबैको इज ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। ठीक है, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीजेस एंड सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर्स। देयर इज अ हाई incidence of oral cancer in India due to the chewing of tobacco in the form of गुटखा। ठीक है, stay healthy, just say no to tobacco and its products, कभी भी यूज नहीं करने चाहिए। चलो सेकेंड नोट दे रखा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, कॉमन कॉज है डेथ का इन द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, टोबैको, जिसमें लंग कैंसर सबसे ज्यादा है बेटा। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। और इस टोबैको को खाने की, यहाँ पर ये स्मोकिंग करने की वजह से क्या होगा बेटा, ये जो सीलिया है वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सीलिया है ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें, बाहर से जो भी चीजें अंदर जा रही हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं उनसे प्रिवेंट करने का काम करते हैं सीलिया। लेकिन ये स्मोकिंग की वजह से ये सीलिया क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो चीजें हैं डायरेक्टली अंदर जाएगी और लंग्स में जाकर इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग कैंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही दे रखा है इसमें। नेक्स्ट थर्ड नोट है, इफ द एल्वियोलर सरफेस की हम बात करें, वेयर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर, हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ द योर बॉडी इज। यहाँ पे पूछा गया हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सरफेस एरिया जो होगा हमारी बॉडी का वो एफिशिएंट, यहाँ पे देखो कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। ठीक है, और डिफ्यूजन की बात करें हम, वेयर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, इट इज estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs। ठीक है, लंग्स से टोज में जाने में कितना टाइम लगता है, या टोज से, तो यहाँ पर 3 years लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 3 years लगेंगे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टोज फ्रॉम आवर लंग्स। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी के 2-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको लगा लेते हैं हम। व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फियर, टेरेस्ट्रियल ने कहाँ से लिया, एटमॉस्फियर से लिया, वेयर एज एक्वेटिक एनिमल जो होंगे वो ऑब्टेन करेंगे डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू वाटर, सिंस द कंटेंट ऑफ O2 in the air is high, terrestrial animals do not have to breathe faster to get more oxygen। ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एनिमल्स की बोल रही है। सेकेंड है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एरोबिक और एनारोबिक दोनों अलग अलग सेपरेट प्रोसेसेस होती है बाय विच glucose is oxidized to provide energy in diverse organism। Next,
हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग। तो बेटा ह्यूमन बींग की बात करें अपन तो ह्यूमन बींग में ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन होती है बेटा वो हमारी बॉडी में बाइंड होती है या बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी ऑक्सीजन होगी बेटा वो बाइंड करके रखती है किससे, हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके रखती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज डिजोल्व इन प्लाज्मा एज बाई कार्बोनेट, और 20 to 25% जो होती है वो बाइंड होती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्योंकि दे हैव एल्वियोलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। जैसे कि न्यूट्रिशन में हमने बात की थी तो वहां पर क्या हुआ था, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए विलाई प्रेजेंट है, वैसे ही लंग्स में क्या होंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे। द एल्वियोलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एंश्योरिंग मैक्सिमम या मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ एयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो दो प्रोसेस हमने पढ़ चुके हैं, खत्म हो गई है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। अब हम थर्ड प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा बेटा, देखो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। ठीक है, उसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। लाइक हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बात की ट्रक की, तो ट्रक क्या करता है, एक एरिया से चीजों को उठाता है और दूसरे एरिया में उसको लेकर जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और एक और हेल्प करता है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज synthesized or absorbed in one part of the organisms is carried to other parts of the body। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चीजों को लेकर जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप का होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हम सर्कुलेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेशन, और इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, जिसमें से है एक तो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सेकंड आ जाएगा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। और सेकंड हम यहाँ पे पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। तो यहाँ पर दो वेज होगी, एसेंट ऑफ सेप और एक होगा हमारा ट्रांसलोकेशन। ये हमारा जाइलम के थ्रू करवाया जाता है और यहाँ पर हमारा फ्लोयम। ठीक है, क्योंकि जाइलम जो है वाटर और मिनरल का यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करेगा, यूनिडायरेक्शनल करेगा, यूनिडायरेक्शनल। और यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा न्यूट्रिएंट्स का या फूड का, वो मल्टी या बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, जो फ्लोएम के थ्रू करवाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम इज वेस्क्यूलर बंडल्स। ठीक है, ये प्लांट की बॉडी के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात करेंगे हम पहले। तो यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम होगा और एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, इन ह्यूमंस देयर इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट यूजेस ब्लड और lymph as carriers of materials, fluid exchange medium। circulatory system consists of blood vascular system और lymphatic system, दो सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, ह्यूमंस में ब्लड वेस्कुलर और लिम्फेटिक। तो आगे हम देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अगर हम पढ़ेंगे तो पहले ब्लड के बारे में तो पढ़ेंगे ना। तो ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, ये सब क्या है, ब्लड के ही तो कंपोनेंट्स है। तो यहाँ देखो
ब्लड के कंपोनेंट, पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। द ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ लिविंग कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा एक लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है जो बनता, जो मेड टू सर्कुलेट, ठीक है, बाय द मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड द हार्ट। क्लियर है? हार्ट के द्वारा इसको पंप किया जाता है इस ब्लड को। उसके बाद इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 5.5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ब्लड के कंपोनेंट में रहेगा प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। तो प्लाज्मा में क्या होगा बेटा, 90% तो अप्रोक्स क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, ठीक है। और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। और प्लाज्मा को हम जो प्लाज्मा का लिक्विड पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और ब्लड कॉर्पसल्स में आ जाएगी हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड को देख लो। तो ब्लड क्या कर रहा है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प कर रहा है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करेगा। वो क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन करेगा, न्यूट्रिशन का करेगा, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमने खाए तो उन न्यूट्रिएंट्स का क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को, और ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स को, और वाटर की बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसमें ब्लड पढ़ा था फर्स्ट, और सेकंड हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। तो दीज आर हॉलो ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज, जिसमें हमारी आ जाएगी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरी और वेन बेटा जस्ट अपोजिट होती है एक दूसरे की, ठीक है। कैसे? आर्टरीज क्या होती है बेटा, थिक होती है, थिक वॉल्ड होती है, डीप सीटेड होती है, मतलब वो ऊपर स्किन पर नहीं दिखेगी, नीचे अंदर की साइड वो डीप सीटेड होगी, ठीक है। और जनरली कैरी करती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इसका एक्सेप्शन पढ़ेंगे, जहां पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी जो होगी हमारी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखती है, ठीक है। उसके बाद वेन्स जो होगी, जैसे ये थिक थी ये थिन हो जाएगी, ये डीप सीटेड थी ये सुपरफिशियल होती है, ऊपर ही दिख जाती है बॉडी के, ठीक है। और ये जनरली कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पर भी हम एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ऐसे ही कैपिलरीज की जब हम बात करें तो कैपिलरीज जो होती है वो थिन वॉल्ड होती है एंड एक्सट्रीमली नैरो होती है, बहुत ज्यादा पतली ट्यूब्स होती हैं। और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन्स, ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंट देख लेते हैं दोनों में, आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज में और वेन्स में क्या होता है बेटा, देखो पहले डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि आर्टरीज में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो ये हार्ट से बॉडी के ऑर्गन तक लेके जाएगी और वो टूवर्ड द हार्ट, वो वापस हार्ट में लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। और पोजीशन की बात करें तो ये डीप सीटेड होती है, ये सुपरफिशियल होती है। और नेचर ऑफ वॉल की बात करें तो ये थिक होती है, वो थिन होती है, ये मोर इलास्टिक होती है, वो लेस इलास्टिक होती है, ठीक है। ये प्रेशर एंड स्पीड ऑफ ब्लड की बात करें तो हाई प्रेशर एंड फास्टर होता है, उसका लो प्रेशर और स्लोअर होता है। और वॉल्व की बात करें तो यहाँ पर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है और वहां पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट ब्लड वेसल, सेकंड हमने पढ़ा क्या, फर्स्ट हमने पढ़ा ब्लड, सेकंड ब्लड वेसल, और थर्ड हम पढ़ रहे हैं अब हार्ट, ठीक है। तो हार्ट में देखो बेटा, ये एओर्टा है,
ये हमारा एओर्टा है जो क्या करेगा, ये कॉमन डक्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा आर्टरीज के पास। ठीक है, कहाँ जाएगा, ये आर्टरीज के पास जाएगा, और ये आर्टरी फिर कैपिलरीज को ब्लड देती है, और कैपिलरीज से फिर वेन्स कनेक्ट होती है, और वो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आती है वेना कावा के थ्रू। नीचे वाले जो लोअर बॉडी पार्ट है उसका जो ब्लड आएगा हार्ट में वापस, तो वो लोअर बॉडी पार्ट का जो हार्ट है वो वेना कावा के थ्रू आएगा, और अपर का, सुपीरियर और इंफीरियर दो वेना कावा होते हैं। सुपीरियर का ऊपर वाले, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है बॉडी का, उसका जो पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर के थ्रू आएगा, और इंफीरियर के थ्रू बॉडी का लोअर पार्ट वाला ब्लड आएगा। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो हार्ट में ब्लड लेके आती है, लेफ्ट एट्रियम में डालती है, वो बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वो वहां से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद वो वापस जब आता है तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये बॉडी का राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है। ठीक है, राइट से राइट में जाएगा, लेफ्ट से लेफ्ट में जाएगा। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन का, 4 चैम्बर हार्ट होता है, मस्क्यूलर होता है, मस्क्यूलर ऑर्गन है ये। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट होता है ह्यूमन का, मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट डबल सर्कुलेशन देख लेते हैं बेटा। देखो लंग्स से ब्लड आया, ठीक है, क्योंकि फिल्टर कहाँ हो रहा है, लंग्स में हो रहा है ना, तो लंग्स से ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखेगी, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाएगी। लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जाता है मेन आर्टरी में, जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा, एओर्टा से जाएगा ये आर्टरीज में। ठीक है, आर्टरी से जाएगा बॉडी ऑर्गन में, कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज से जाएगा ये वेन में। ठीक है, वेन्स में जाता है ये पहले, उसके बाद ये फिर मेन वेन में जाता है, जिसको हम वेना कावा बोलते हैं। वेना कावा फिर इसको यहाँ पर राइट एट्रियम में लेके जाएगा। फिर राइट एट्रियम से जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू आता है, यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है? ठीक है, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से फिर जो ब्लड होगा वो वापस लंग्स में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इट इज एक्सेप्शन, इट इज ऑल्सो एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि हमेशा आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी आर्टरी, इसीलिए ये पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसीलिए हम इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं ब्लड प्रेशर के थ्रू। ब्लड प्रेशर देखो, यहाँ पर एनसीईआरटी ने बेटा ये ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, 2 प्रेशर होते हैं हमारे ब्लड में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो बेटा देखो, ये जो हार्ट है हमारा, ठीक है, ये हार्ट है हमारा, ठीक है, ये हार्ट के अपर 2 चैम्बर है, राइट और लेफ्ट, और यहाँ पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, और ये नीचे वाले यहाँ पर 2 चैम्बर है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो जैसे ही ब्लड, हार्ट जो है वो ब्लड को ऐसे लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अंदर आया ब्लड, तो यहाँ पर सिस्टोल हुआ। फिर यहाँ पर ये जैसे ही ऊपर से ब्लड आएगा आर्टरीज में, वैसे ही जो नीचे के जो वेंट्रिकल्स है उनसे ब्लड वापस कहाँ जाएगा, वेन्स में जाएगा ना, या आर्टरीज में जाएगा। तो ऐसे ब्लड लिया और ऐसे हुआ, ऐसे ब्लड लेके ऐसे, तो इसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा, द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. These pressure is much greater in arteries than in veins. The pressure of blood inside the artery during ventricular systole
contraction is called systolic pressure and pressure in artery during ventricular diastole, तो इसको हम diastolic pressure बोलते हैं, ठीक है। The normal systolic pressure is about 120 mmHg and diastolic pressure is 80 mmHg। तो हम कैसे लिखते हैं बीपी को 120 अपॉन 80 mmHg, ठीक है। ये हमारा होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। हमेशा हम सिस्टोलिक प्रेशर को ऊपर लिखते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर को नीचे लिखते हैं, और इस बीपी को मेजर करने के लिए एक यंत्र या एक इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर यूज लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड caused by the concentration of arteries which results in increased resistance of blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding, और फिर क्या हो जाती है इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, ब्लड खत्म हो गया, सेकंड बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की। अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। और लिम्फ ग्लैंड्स जो होती है इन द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक टिश्यू। बेटा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, कहाँ किस किस के बीच में, लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है लिम्फ नोड मतलब ब्लड और ऑर्गन्स के बीच में एक लिम्फ मिडिल मैन की तरह काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है ब्लड से ब्लड एक्सट्रीम से चीज़ों को मतलब टिश्यू तक लेकर जो जाता है वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फ यहाँ पर क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम जो होगा वो 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ होगा। एक तो हमारा होगा लिम्फ कैपिलरीज, फिर उसके बाद लार्जर लिम्फ वेसल्स आ जाएंगी, फिर लिम्फ नोड्स आ जाएंगी, और फिर हमारा आ जाएगा लिम्फ, ठीक है, 4 पार्ट्स। अब आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फ के बारे में। तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है लिम्फोसाइट बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, जिसमें से कौन कौन सी लिम्फोसाइट्स होगी यहाँ पे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और ये क्या करती है, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ वेसल्स, ठीक है, इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फैट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा। इट सप्लाइज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर क्या किया जाता है, सप्लाई करवाया जाता है डाइजेस्टिव फूड का और ऑक्सीजन का वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रैगमेंट्स, ठीक है, और डेड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स खत्म हो गया है हमारा। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में भी क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन तो सेम ही होता है ना, चाहे एनिमल्स का पढ़े चाहे प्लांट्स का पढ़े, तो क्या होगा, चीजें एक जगह से दूसरी जगह ही जाएगी ना इसमें भी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो यहाँ पर वैस्क्यूलर बंडल्स के थ्रू ये करवाया जाएगा, जिसमें हमारे आ जाएंगे जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं द हायर प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ materials inside the body. This system is called vascular system or vascular tissues. The vascular tissue consists of xylem and phloem. Clear है? Next, ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांट्स की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होगा। वाटर और मिनरल का कंडक्शन यहाँ पे जाइलम के थ्रू होता है बेटा, लेकिन फूड का जो कंडक्शन होगा वो फ्लोएम के थ्रू होगा, ठीक है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स एंड फ्लोएम इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। देखते हैं हम कौन कौन से। जाइलम हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर एंड मिनरल्स, और यहाँ पर जो है फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है फूड को, क्योंकि फूड का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हम उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स है। देखो, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा,
जाइलम पैरेन्काइमा जो होगा बेटा लिविंग होगा, बाकी ये तीनों कंपोनेंट्स जो होंगे हमारे वो डेड होते हैं, ठीक है। तीनों कंपोनेंट डेड और पैरेन्काइमा इज लिविंग। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा होता है यहाँ पर तीन कंपोनेंट 3+1 है ना, 3 डेड 1 लिविंग। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, 3 लिविंग और 1 डेड होगा, जिसमें से स्क्लेरेन्काइमा हमारा डेड होगा, बाकी तीनों हमारे कैसे होंगे, लिविंग होंगे। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम, ठीक है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को बेटा हम सिस्टर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि कंपेनियन सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है और सीव ट्यूब के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो कंपेनियन सेल क्या करता है, अपना न्यूक्लियस शेयर करता है सीव ट्यूब्स के साथ, और सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है कौन, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। दोनों के फंक्शन कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस परफॉर्म करता है, इसीलिए इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, सिस्टर सेल्स बोल देते हैं। नेक्स्ट लिख लेना, नोट करते चलो साथ साथ। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की हम बात करें तो मैंने बोला था जाइलम के थ्रू होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल हो गया, जाइलम के थ्रू हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो रूट हेयर है, ये देखो ये रूट हेयर यहाँ पे जो बने हुए हैं, ठीक है, रूट के अंदर होते हैं ना, रूट के ऊपर की सरफेस पर होते हैं ना रूट हेयर, तो वहां पर क्या करते हैं, वो सॉइल में प्रेजेंट वाटर को बाय डिफ्यूजन एब्जॉर्ब करते हैं और इस वाटर का कंडक्शन करते हैं पूरे के पूरे प्लांट में। तो यहाँ पर क्या होगा, रूट हेयर के थ्रू क्या किया जाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एपिडर्मिस में जाके पहुंचेगा, एपिडर्मिस इसको एब्जॉर्ब करके रूट कॉर्टेक्स के थ्रू रूट जाइलम तक पहुंचा देती है। लेकिन अब रूट जाइलम एक पाइप की तरह होता है, ठीक है, तो क्या होगा, रूट जाइलम से जो पूरा का पूरा वाटर है यूनिडायरेक्शनली जाएगा, ठीक है, लीफ जाइलम तक, क्योंकि लीफ को ही तो पानी चाहिए ना, क्योंकि फूड तो वही बना रही है। तो वाटर का जो कंडक्शन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा और लीफ तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीफ फूड बना रही है। ऐसे ही हम बात करेंगे जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की, तो यहाँ पर क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, बाई या मल्टी डायरेक्शनल होगा, फ्लोएम के थ्रू करवाया जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, देखो लीफ फूड बना रही है, ठीक है, तो फूड क्या होगा, रूट के पास आकर स्टोर होगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, फूड जो बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। फिर ये जब ट्रेवल करेगा पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में, जो पूरा का पूरा प्लांट है उसमें जब ट्रेवल करेगा ये, तो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रेवल करता है बेटा ये, और उसके बाद ये स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। इसको, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। लोकेशन चेंज हो रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है चीजें, तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है। बाई डायरेक्शनल होगा क्योंकि फूड जो है लीव्स में बन रहा है और रूट तक इसकी जरूरत होती है, तो यहाँ पर ये ऊपर से नीचे भी जाएगा। अगर स्टेम ग्रीन है और ग्रीन वाट से हो रहा है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर और भी दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर ब्लड और ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, ठीक है। ब्लड में आ जाएगा हमारा प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पसल्स जिसके कंपोनेंट्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और ब्लड वेसल्स की बात करें तो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज हो जाएंगी। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? क्योंकि यहाँ पर क्या करता है बेटा, ये इंप्रूव करता है एफिशिएंसी एंड मोर रिच ऑक्सीजन ब्लड इज सर्क्यूलेट। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे जिनमें आ जाएंगे हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है।
हाउ आर वाटर मिनरल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंट ऑफ सैप, जो जाइलम के थ्रू करवाया जाएगा, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको समझाया है। जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, तो इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। वो किसके थ्रू हो रहा है, फ्लोएम के थ्रू हो रहा है, बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना, 3 प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है बेटा, एक्सक्रीशन की अब हम बात करें तो क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा बॉडी का, वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। तो देखो, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच need to be removed. The biological process involved in the removal of these harmful metabolic wastage from the body is called excretion. ठीक है, different organisms use varied strategies to do this. Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion. यहाँ पर simple diffusion के थ्रू क्या होगा, सारे के सारे बॉडी के वेस्ट को रिमूव करवा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। ठीक है, एज वेल ही हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शंस। ठीक है, कैटेगरीज देख लेते हैं, किसमें कौन सा वाला यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेगा। तो 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बेटा। पहला हम बात करेंगे अमोनोटैलिक, सेकंड यूरिकोटैलिक, और थर्ड हम बात करेंगे यूरिकोटैलिक की। ठीक है, तो अमोनोटैलिक जो होते हैं वो अमोनिया सिक्रेट करते हैं, यूरियोटैलिक जो होते हैं वो यूरिया सिक्रेट करते हैं, और यूरिकोटैलिक जो होते हैं यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। अमोनिया जो सिक्रेट करते हैं बेटा, वो सॉल्यूबल में बहुत ज्यादा क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अमोनिया होगा वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। और ये किस में मिलता है, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज, अमीबा, टैडपोल्स और फ्रॉग्स में। लेकिन हम बात करें यूरिया की, ये लेस टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, और ये कम सॉल्यूबल होता है, ये ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, ये थोड़ा कम सॉल्यूबल होता है। ये मैमल्स में मिलेगा, मैमल सिक्रीट करते हैं, एम्फीबियन सिक्रीट करते हैं, टोड सिक्रीट करते हैं, और फ्रॉग। ठीक है, उसके बाद यूरिकोटैलिक की बात करें तो ये बिल्कुल ही इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इसीलिए ये लेस टॉक्सिक होता है। ये करते हैं इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। कौन सिक्रीट कर रहे हैं, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा अ पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, उसके बाद अ पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, और एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो यूरिन को स्टोर करके रखता है, और यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये लैंग्वेज भी एनसीईआरटी की है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, फिर वो कनेक्ट होती है यूरेटर से। यूरेटर का सारा सिक्रीशन कहाँ कलेक्ट हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू वो यूरिथ्रा में जाएगा, और यूरिथ्रा उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, किडनी की जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन, और उस नेफ्रॉन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। A nephron consists of a twisted tubule closed at one end, open at the other, with a network of associated blood vessels. ठीक है, और क्या होगा, each kidney of human being has about 1 million of nephron. एक किडनी में अप्रोक्स 1 million of nephrons प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, each nephron is differentiated into 4 regions। 4 रीजन, हर नेफ्रॉन के 4 रीजन होते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहले तो 4 रीजन्स हैविंग डिफरेंट ऑटोमेटिकल फीचर्स एंड डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रोल्स। ठीक है, जिसमें से हम पहले बात करेंगे यहाँ पर, ये होता है हमारा बॉमेन कैप्सूल, फिर पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
फिर लूप ऑफ हेनले, देन उसके बाद डिस्टल प्रोक्सिमेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे देखो पहले तो यहाँ पे लिखते पीसीटी, यहाँ डीसीटी, और ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, पूरा ये जो नेफ्रॉन है वो किडनी की यूनिट है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल किडनी की हम बात करें, जिसमें हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। तो बेटा हीमोडायलिसिस में क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी इज द मैकेनिकल डिवाइस दैट ऑपरेट्स आउटसाइड द बॉडी एंड, देखो बेटा किसी की जब किडनी खराब हो जाती है ना, बॉडी का पार्ट है किडनी, अगर किडनी खराब हो गई, क्योंकि किडनी इज अ फिल्टरिंग यूनिट, ठीक है, वो हमारे ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है। लेकिन जब किडनी ही खराब होगी तो ब्लड को फिल्टर कौन करेगा बॉडी में, तो ब्लड खराब हो जाएगा ना, तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, हीमोडायलिसिस करवाते हैं। ऐसे पेशेंट जो आर्टिफिशियल किडनी का यूज कर रहे हैं उसको हम हीमोडायलिसिस करवाते हैं। ठीक है, हीमोडायलिसिस में क्या होता है बेटा, ये देखो ये पूरा का पूरा एक डिवाइस दे रखा है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये पहले ब्लड को यहाँ से निकाला इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम आर्टरी टू पल्म, यहाँ पे पंप करवाएंगे, ठीक है, ये ब्लड को यहाँ पे डाला इन्होंने, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, वापस ये यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन में जाएगा, वहां पर ये फिल्टर होगा, उसके बाद इसको वापस किस में डाल दिया, मतलब यहाँ पे दो बॉटल्स हम ले रहे हैं, एक तो जिसमें अच्छा वाला ब्लड जाएगा और एक जिसमें जो ब्लड की जो जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी उसमें चली जाएगी। तो पूरा का पूरा ब्लड यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से पूरा जो फिल्टर्ड ब्लड है वो तो किस में डाल देंगे हम, दूसरी एक बॉटल में चला जाएगा, और जो अनफिल्टर्ड ब्लड है, जो हमारे ब्लड की जितनी भी सारी की सारी वेस्ट है वो दूसरी बॉटल में आ जाएगी, और फिर जो ब्लड इसमें आया है उसको वापस हम उस पेशेंट को इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा हीमोडायलिसिस। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवा दिया जाता है इस डिवाइस के थ्रू। हम मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक filled with a dialyzing fluid. This fluid has the same osmotic pressure as that of blood except that is devoid of nitrogenous waste like urea. ठीक है, the waste products from the blood move into dialyzing fluid by diffusion के थ्रू निकाल दिया जाता है। purified ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट्स बॉडी, और जो पूरा का पूरा जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वापस पेशेंट की बॉडी में वापस भेज दिया जाता है। और इन केस ऑफ परमानेंट डैमेज अगर हो जाती है किडनी, तो डायलिसिस इज टू बी रिपीटेड फॉर अबाउट 12 आवर्स ट्वाइस अ वीक। ठीक है, वीक में ये करवाते रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन की। ऑर्गन डोनेशन इज द generous act of donating an organ to a person who suffers from non-function of organs। तो हम ऑर्गन डोनेशन करवाते हैं। मान लो किसी भी पेशेंट का ऑर्गन खराब हो गया है तो वहां पर क्या करवाएंगे, वो सफ़र ना करे, इसके लिए वो ऑर्गन डोनेशन या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाता है। तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसकी वजह से हो रहा है, जब किसी पर्सन ने अपना ऑर्गन डोनेट किया, उसकी वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन में बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड his her family. Anyone regardless of age or gender can become an organ and tissue donor. Organ transplant can save or transform the life of a person. Transplantation is required because recipient organ has been damaged or has failed by disease or injury. ठीक है, किसी भी डिजीज या किसी भी इंजरी के थ्रू अगर उसका ऑर्गन खराब हो गया है तो उसका ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, in organ transplantation the organ is surgical removal from one person to या फिर one person and transplant to another person, एक पर्सन से निकाल के दूसरे पर्सन में दे दिया जाता है या लगा दिया जाता है। common transplantation include corneas, kidneys, liver, heart, pancreas, lungs, intestines and bone marrow।
Most organs and tissue donation occur just after the donor has died or when the doctor declares a person brain dead, but some organs such as kidney, part of a liver, lung, etc. and tissues can be donated while the donor is alive. ठीक है, चलो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करें, लास्ट आ गया है चैप्टर का, फटाफट से खत्म करते हैं इसको 2-4 मिनट में. प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स. ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी, देखो बेटा मैं क्लियरली मतलब मैं फटाफट से बता देती हूँ. एक्सक्रीशन इन प्लांट की बात करें तो क्या होगा, बाय लीफ, बाय स्टेम और बाय रूट एक्सक्रीशन होता है. लीफ में कौन करेगा, स्टोमेटा करेगा. ठीक है, स्टेम में हमारे लेंटिसेल्स करेंगे, रूट में रूट हेयर. ठीक है, ये एक्सक्रीशन करते हैं. ठीक है, और रिड एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में. उसके बाद फॉर जो वेस्टेज होता है वो सारा का सारा टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम पार्ट्स सच एज लीव्स. मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स. सेल्यूलर वैक्यूल्स में इसको स्टोर कर लिया जाता है. ठीक है, ये हमारा हो गया खत्म चैप्टर. अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ. ठीक है, एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन की फंक्शनिंग क्या होती है, ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है ये. इसके पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, कलेक्टिंग डक्ट, कैपिलरीज, ब्रांच ऑफ वेनल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और ये हमारा बॉमन कैप्सूल. ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर क्या होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द लीफ. ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट are removed or some of the excretory waste gather in the vacuoles of the cell which ultimately turn into gum and resin. These waste are whitened in old xylem tissues which eventually drop or wither away. ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे how is the amount of यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेट्स. तो यहाँ पर यूरिन जो होगा वो एडीएच के थ्रू होगा, क्योंकि एडीएच जो होता है ब्रेन, मतलब ब्रेन इसको क्या करता है, बताता है कि ये हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है एडीएच, जिसकी वजह से हमारा यूरिन फॉर्म होता है या यूरिन प्रोड्यूस करवाया जाता है. अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ गए हैं बेटा, तो देख लो फटाफट से. पूछा गया है द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम. कौन से सिस्टम का पार्ट है किडनी, तो हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा ना. द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, सभी चीजें प्रोजेक्ट होती है. ठीक है, उसके बाद द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस, माइटोकॉन्ड्रिया. How are fats digested in our bodies? Where does this process takes place? तो यहाँ पर पेंक्रियाटिक जूस वगैरह होंगे बेटा, लीवर जूसेस होंगे, जो सब क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट देख लेना आप बाद में पॉज करके. What is the role of saliva in the digestion of food? सलाइवा बोलस बनाने में हेल्प करता है ना फूड का, फिर उसको स्टमक तक पहुंचाता है. ठीक है, ऐसे एंजाइम इसमें सलाइवरी एमाइलेज मिक्स हो जाता है जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का शुगर में. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑटोट्रॉफिक एंड न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, ग्लूकोज. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फोटोसिंथेसिस करेंगे ये, और हम यहाँ पे जो यूज लेंगे वो क्या क्या यूज लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये आ गया हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बारी देख लेना. ठीक है, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ये हमारा एब्सेंस में होता है. ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन
ऑर्गेनिजम्स एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट, लेकिन यहाँ पर होगा गैसेस एक्सचेंज एब्सेंट होता है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ये हमारे साइटोप्लाज्म में। चलो, हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन द मैक्सिमम, क्योंकि बेटा एल्वियोलाई जो होती है वो बहुत सारा सरफेस एरिया बढ़ा के रखती है, और वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा ब्लड का सप्लाई होगा। नेक्स्ट, what would be the consequence of a deficiency of hemoglobin in our bodies? तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स से, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, ये सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। कैन ऑल्सो लीड टू डिजीज कॉल्ड एनीमिया, और ये डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट इज नेसेसरी, ये आ गया हमारा ह्यूमन का हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस आ गए हैं, ठीक है। जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल करेगा, फ्लोएम बाइडायरेक्शनल करेगा। उसके बाद कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो ये एल्वियोलाई के फंक्शंस दे रखे हैं और नेफ्रॉन के फंक्शंस दे रखे हैं बेटा। अब चैप्टर होता है हमारा ओवर। चलो, तो बेटा लेक्चर होता है हमारा खत्म। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ लेना एक बारी, और फिर से क्वेश्चंस लगाना, और बहुत अच्छे से एग्जाम करके आना। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।